अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत पंजाब में सूबाई इलेक्शन करवाने से मुसलसल भाग रही है। इलेक्शन ना करवाने के लिए मुख्तलिफ उज़र दिए जा रहे हैं। वजारत खजाना और दिफा सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी की फराहमी से भी माजत कर चुकी है और बाज़ वफाकी वज़रा और हुकूमती रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। मगर नून लीग और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं के बरखिलाफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कल सीनियर साफी हामिद मीर को दिए गए इंटरव्यू में दो टोक लफ्जों में यह वाजे कर दिया है कि आम इंतखाबात अक्टूबर से आगे ले जाना मुमकिन नहीं है। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है, ये छोटी सोच है। ये आपको कहे कि ये इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं करवाते और इसी पार्लियामेंट को मजीद 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, तो आप इसको सपोर्ट करेंगे? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। और आप इसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे? आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, अगर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं लगती इस तरह ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी में पॉलिटिकल थिंग्स डू नॉट स्टे बिहाइंड। तो आपके ख्याल में दिस इज नॉट अ गुड आइडिया? दिस इज नॉट, आई थिंक इट्स अ फूलिश थॉट। छोटी सोच है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वाज़े तौर पे कह रहे थे कि इलेक्शन अक्टूबर से आगे नहीं जा सकते, ऐसा करना मुमकिन नहीं है और मुल्क में माशी इमरजेंसी भी नहीं लगाई जा सकती। जबकि अहम बात यह है कि आसिफ जरदारी ने इत्तेहादी जमातों की राय से हटकर कल ये बात भी की है और इसका इम्कान जाहिर किया है कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले यानी अगस्त और सितंबर में भी हो सकते हैं, लेकिन इन इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जिसके लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में कई अहम हुकूमती रहनुमा इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है। आम इंतखाबात को 1 साल तक मुलतवी करने पर भी गौर किया जाना चाहिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन अक्टूबर से आगे ले जाने की बात को बेवकूफ़ी और छोटी सोच करार दिया है। आपको सुनाते हैं कि किस किस ने इस हवाले से क्या क्या कहा है। हम कानून कायदे से हट के कोई चीज कर रहे हैं, क्या टर्म उससे पहले खत्म हो रही है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 महीने एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सिचुएशन हो, कोई ऐसी हो इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन 6 महीने आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। इंतखाबात जरा 1 साल आज के लिए मजीद मुलतवी करना है, लेकिन इस पर गौर जरूर किया जा सकता है। I cannot guarantee anything, that in 4 months or 5 months down the line, the situation will be much better and Pakistan will be, peaceful and there will be no. I hope, I pray. अगर ये कहेगा ना कि मैं इस तरह से दौंस से हमसे कोई काम करवाएगा, कोई काम नहीं। 14 मई को तो आपने इलेक्शन नहीं जी, अगर इस तरह से ये करवाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 14 मई को तो नहीं करवा रहे, फिर हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो, अगर इसने यही रवैया रखा था। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान इलेक्शन को अक्टूबर से आगे जाने के खदशात का इजहार कर रहे थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी इस सोच को बेवकूफ़ी और छोटी सोच समझते हैं। इसके अलावा आसिफ जरदारी ने कल अपने इंटरव्यू में एक और अहम सियासी मामले की वजाहत भी की है। अहम बात यह कि मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम लाने से पहले पीपल्स पार्टी और पीडीएम जमातों ने हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च किया। माशी बदहाली, बेरोजगारी और करप्शन को इमरान खान की हुकूमत गिराने की वजह करार दिया। कहा गया कि अगर इमरान खान को ना निकाला गया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मगर हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में ये बताते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने की असल वजह ये नहीं बल्कि असल वजह जेल जाने का खौफ और इक़्तिदार का लालच था। हम अपने प्रोग्राम्स में उस वक्त के ऑपोजिशन रहनुमाओं का हवाला देकर ये बता चुके हैं कि उस वक्त की ऑपोजिशन को यह खदशा था कि अगर इमरान खान को ना निकाला गया तो वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे और फिर ऑपोजिशन के अहम रहनुमाओं को केसेस में सजाएं होंगी, वो जेल जाएंगे और ना अहल होंगे। जबकि कल आसिफ अली जरदारी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इमरान खान की ये सोच थी कि वो अपना आर्मी चीफ लाएं और 2035 तक हुकूमत करें। बिलावल ने बात की है ना कि आपने सिर्फ एक इमरान को निकाला है, उसके साथ हवारी जो हैं वो निकले नहीं है। हाँ, वो अभी भी मौजूद हैं, वो अभी भी वो एक गेम खेल रहे हैं। तो हमें पता था कि ये 2035 तक रहने का प्लान बना के आ रहे हैं। 2035? एग्जैक्टली। ये अपना चीफ लाके, जो कि 3rd था या 4th था, उसको लगा के और वो लग जाता। यानी इमरान खान को निकालने की वजह महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन नहीं बल्कि इमरान खान को आर्मी चीफ की तैनाती से रोकना और अगले 10-12 साल के लिए मजीद हुकूमत में आने से रोकना था। अब अलमिया यह है कि कल जिस ऑपोजिशन को यह खदशा था कि अगर इमरान खान का इक़्तिदार जारी रहा तो गिरफ्तारियां होंगी, मुकदमात बनेंगे, लेकिन आज वही ऑपोजिशन जमातें इक़्तिदार में आकर
मुखालफिन के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हो चुकी हैं, जिसकी एक और मिसाल आज तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी की गिरफ्तारी की सूरत में सामने आई है। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल अदालती अहकामात की नाफरमानी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक और वजारत खजाना को ही बराह रास्त फंड की फराहमी का टास्क सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कल जारी होने वाले हुक्मनामे के मुताबिक इन चेंबर समात में स्टेट बैंक और वजारत खजाना के नुमाइंदों ने यह एतराफ़ किया है कि अगर अदालत हुक्म करे तो उन्हें फंड जारी करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अकाउंट नंबर 1 में 1392 अरब रुपए की रकम मौजूद है, जो किसी खास मकसद के लिए मुख्तस नहीं की गई है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अकाउंट नंबर 1 में से 21 अरब रुपए की अदायगी कम से कम वक्त में मुमकिन है। अहम बात यह कि अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब में सूबाई इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन होगा या नहीं, इस पर अब भी कई सवालात मौजूद हैं, क्योंकि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अदालती हुक्मनामे के बाद कहा है कि फंड जारी भी हो जाएं तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट ने करारदाद पास की, हम पूरी तरह उसके साथ खड़े हैं और फेडरल गवर्नमेंट उस करारदाद की मौजूदगी में किसी किस्म की कोई अदरवाइज़ जो है वो डायरेक्शन देने को या अदरवाइज़ अमल करने को तैयार नहीं है। ये पैसे इलेक्शन कमीशन के पास पड़े रहें, ये स्टेट बैंक में पड़े रहें, ये वजारत ख़जाना में पड़े रहें, इन फैसलों के ट्रांसफ़र होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसे पड़े रहे तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपने हुक्मनामे में वाजे कर चुका है कि स्टेट बैंक अपने जेर इंतजाम अकाउंट नंबर 1 से पंजाब और केपीके में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस और जारी करे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये अपने तौर पर कर सकते हैं या इसके लिए ECC और काबीना की अप्रूवल की जरूरत होगी। इसके अलावा एक अहम मामला IMF का भी है। क्या अब IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा, क्योंकि दोस्त ममालिक ने यकीन दहानी करवा दी है कि वो $3 अरब पाकिस्तान को फराहम करेंगे। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PFLN के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिफ्ताह इस्माइल साहब, सबसे पहले ऑर्डर पे आने से पहले जरा ये बताइएगा कि क्या ये 21 अरब रुपए की रकम इतनी ज्यादा थी कि हुकूमत इलेक्शन के लिए ये दे नहीं सकती थी, और क्या इसके लिए जरूरी था कि हुकूमत पार्लियामेंट की तरफ जाए, पार्लियामेंट से अप्रूवल ले और फिर ये रकम जो है वो दी जाए? शुक्रिया शहजाद। देखें, जो हुकूमत अमूमन जो 21 अरब रुपए की ये सप्लीमेंट्री ग्रांट बनती है, तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो समरी भेजते हैं ECC में, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। वो फिर समरी अप्रूव होके जाती है वफाक में, वफाकी काबीना में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के तहत ये प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं कर सकते, काबीना पूरी फैसला करती है, तो काबीना के पास जाती है। काबीना ये फैसला कर सकती थी, लेकिन फिर काबीना ने जो है वो ये बात पार्लियामेंट को भेज दी। तो यानी कि पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, ये ECC और काबीना भी फैसला कर सकती थी कि हम 21 अरब रुपए अब इलेक्शंस के लिए मुख्तस कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और फिर इसका जो अप्रूवल होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट का, वो लाजमी होता है बाद में पार्लियामेंट से? वो जाहिर है कि पार्लियामेंट की मर्जी से ही आप पैसे खर्च करते हैं, तो वो जो साल के आखिर में भी आप अप्रूव करवा लेते हैं कि साल के आखिर में आप कहते हैं कि भाई, क्योंकि अक्सर जगहों पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो साल के आखिर में फिर आप जब जाते हैं तो आप बजट पेश करते हैं, तो उसके साथ साथ आप पिछले साल की जो आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, जो कोई अकाउंट से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, तो फिर आप वो अप्रूवल बाद में भी करवा सकते हैं। इवेंचुअली पार्लियामेंट से अप्रूवल जरूरत होती है, लेकिन इसको फिल फॉर करना जरूरी नहीं, लेकिन हुकूमत ने सोचा कि इसी वक्त करवा लें। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब, जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि क्या 21 अरब रुपए इतनी बड़ी रकम थी कि जो जारी नहीं किए जा सकते? शहजाद साहब, इसको आप इस तरह सोच लें कि रोजाना हुकूमत पाकिस्तान 18 अरब रुपए का तो सिर्फ सूद देती है, तो 21 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को देना इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन आपने एक एग्रीमेंट किया होता है IMF से कि 162 अरब रुपए का इस साल हम प्राइमरी सरप्लस करेंगे, तो वो 162 से कम होकर 141 हो जाता। हुकूमत चाहती तो कहीं और 21 अरब रुपए कम कर लेती या कोई और टैक्स लगा देती, लेकिन 21 अरब रुपए एज सच हुकूमत पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। अब टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है मिफ्ताह इस्माइल साहब, क्योंकि बजट आपने ही पेश किया था, गालिबन 11,000 अरब रुपए का है। जो माली खसारा इस वक्त तक हो चुका है, 6 महीने का मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, वो तकरीबन 1600 अरब रुपए का है, और जो तखमीना लगाया जा रहा है वो शायद 5,500 6,000 अरब रुपए की हम बात करें कि साल माली खसारा होगा। आपने अभी जो नंबर दिया, जी कितना बोल रहे हैं आप? सही
आप एकदम सही फरमा रहे हैं कि तकरीबन 5,500 अरब रुपए का नंबर होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 21 अरब रुपए की रकम जो है कोई इतनी अहमियत नहीं रखती और है। आपने अभी कहा जो IMF का टारगेट है वो 162 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस है, सरप्लस की बात की उन्होंने, लेकिन 6 महीने के अंदर इस वक्त जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 465 अरब रुपए का हो चुका है, यानी कि कहीं से हम सरप्लस देने की सूरत-ए-हाल में है नहीं इस वक्त। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि IMF का जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे अगर ये 21 अरब रुपए हमने इलेक्शन के लिए मुख्तस कर दिए तो? ये जो आप शहजाद बात कर रहे हैं ये सिर्फ वफाक की बात कर रहे हैं और 6 महीने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपने देखा कि हुकूमत ने एक और टैक्स भी लगाया है जो पिछले कुछ दिनों में जो मिनी बजट एक छोटा सा आया और जिसमें एक नया टैक्स लगाया 162 अरब रुपए का। और फिर कुछ सूबों के सरप्लसेस होते हैं, तो फेडरल जो हम डेफिसिट गिनते हैं उसमें सूबों के सरप्लस और वफाक के डेफिसिट को मिला के गिनते हैं, तो वो मिलाकर शायद ये नंबर जो है वो शायद हो जाएगा इंशाल्लाह। कभी कभार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, जिसको आप बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर अप्रूव भी करवा लेते हैं पार्लियामेंट से, तो 20-21 अरब रुपए की इतनी हैसियत नहीं है। तो फिर आपके ख्याल में क्या वजह है कि 20-21 अरब रुपए देने से इनकार कर रही है हुकूमत? अब ये तो सवाल हुकूमत के किसी नुमाइंदे से आप पूछ लें तो बेहतर होगा। पार्टी में तो आप भी है, नुमाइंदे आप भी थे हुकूमत के। नहीं, मैं हुकूमत में लेकिन मतलब ये जो हकायक है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि 20-21 अरब रुपए हुकूमत चाहे तो वो दे सकती थी, 21 अरब रुपए को इतनी बड़ी कीमत नहीं है। सही है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप जो है वो रकम जारी करें, उसको मुख्तस करें, और कहा है कि आप कम्युनिकेट करें उसको वजारत खजाना को, वजारत खजाना AGPR को कहेगा कि आप जो है जो ID है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसमें जो लिमिट है उसको एनहांस करें 21 अरब रुपए से, और वो कह रहे हैं कि मंडे तक हो जाना चाहिए। क्या ये मामला इतना ही सिंपल है, ब्यूरोक्रेसी ये कर सकती है काम, या फिर इसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होगा ECC से और वफाकी काबीना से? देखिए, हम नई टेरिटरी में जा रहे हैं। ये स्टेट सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि जिस किस्म की तनाज़े आराई हो चुकी है, जिस किस्म की बातें हुई हैं, वो जो लाहौर हाई कोर्ट की एक बेंच का केस चल रहा था, अगर वो चलने देते और उसको प्रोग्रेसिव लेके आते सुप्रीम कोर्ट तक तो शायद ये मसला नहीं होता। अब आपने 8 और 7 का एक अलग अलग वो कर लिया है, तो बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना कौम मानती है वो ये है कि भाई आखिर में अगर जो भी तनाज़ा उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में खुद भी तनाज़ा हो गया है। आपके 4 जजेस, मोहतरम जजेस, ये कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला था, 5 मोअज़्ज़िज़ जजेस कह रहे हैं, कुछ 3 कह रहे हैं कि नहीं 3-2 का फैसला था, तो बड़ी खिचड़ी बन गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये वाला ऑर्डर है, इसमें मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि स्टेट बैंक का क्या रोल है, क्योंकि स्टेट बैंक से वो एक कम्युनिकेशन भिजवा रहे हैं फाइनेंस डिवीजन को, लेकिन असल में तो फाइनेंस डिवीजन को एक काम करना है, वो ये काम करना है कि वो एक चीज़ होती है इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स, तो वो इंडिकेटेड बजट सीलिंग्स जो है वो फाइनेंस डिवीजन के अंदर एक एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं बजट, वो पंच इन करते हैं, वो नंबर्स डाल देते हैं प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटर के कि इसके अंदर 21 अरब रुपए हमने ECC को, मतलब वो हमने 21 अरब रुपए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ECP को और देने हैं। और फिर आप वही चीज़ AGPR अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू को बताते हैं कि भाई 21 अरब रुपए इनको देने हैं, तो अगर ECCP को खर्चा करेगा तो वो जाके AGP से अप्रूव कराएगा अपना बिल और फिर उसको वो पेमेंट मिलेगी। तो ये तो दोनों काम अब करने होंगे, AGP का AGPR का काम और फाइनेंस डिवीजन का काम जो होता है। इस काम होने से पहले फाइनेंस डिवीजन अमूमन इजाज़त लेता है ECC से, और अब काबीना से भी इजाज़त लेनी पड़ती है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप इजाज़त ना लें, अब ये बड़ा तनाज़े वाला मसला है। दूसरा ये कि वफाकी हुकूमत का अकाउंट स्टेट बैंक ज़बरदस्ती तो पैसे नहीं निकाल सकता, मतलब वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक का ये काम नहीं है। स्टेट बैंक के कवानीन के तहत भी स्टेट बैंक कैन नॉट चेंज ये जो FCF है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स अकाउंट नंबर 1 जो होता है, उसमें से स्टेट बैंक पैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो वफाकी हुकूमत के पैसे रखे हुए हैं, वो तो सिर्फ एक एजेंट है। तो अब ये थोड़ी सी अनचार्टेड टेरिटरी में आ गए कि क्या होगा, क्योंकि ये अमूमन मैं तो इसको समझता हूँ कि एक सप्लीमेंट्री ग्रांट है जो ECC अप्रूव करती है और फिर काबीना अप्रूव करती है, इसके बगैर कभी मैंने सुना नहीं है। और आर्टिकल 84 का जिक्र किया हुआ है जो कि बात करता है सप्लीमेंट्री ग्रांट की, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आमतौर पे फाइनेंस डिवीजन और AGPR अप्रूवल लेते हैं ECC और वफाकी काबीना से, लेकिन अब इस ऑर्डर में क्योंकि उसका जिक्र नहीं है तो बेसिकली उसके विदाउट ही करना पड़ेगा, और बाद में वो कह रहे हैं कि आप एक्स पोस्ट डिफैक्टो जो है उससे अप्रूव करवा ले पार्लियामेंट से। तो ये आपको अब ये कैसे नहीं, बट ये कैसे कर सकता है कोई एडिशनल सेक्रेटरी बजट जो है वो अपनी अप्रूवल लिए बगैर फाइनेंस सेक्रेटरी से और फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूवल लिए बगैर किस तरह पंचिंग कर सकते हैं नंबर्स? 21 अरब रुपए किस तरह ECC को दे सकते हैं? AGPR हम ECC जो है वो अप्रूवल तो फाइनेंस वजारत को देती है, लेकिन साथ साथ AGPR ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है बाद में जब बिल्स आते हैं। ये किस तरह होगा? ये बड़ी मतलब ये तो नई चीज होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपका जो तजुर्बा है होता हुआ नजर आ रहा है आपको, यह मामला फंस जाएगा?
मुझे नहीं लगता, सच्ची बात है, कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक कश्मकश में फंसा है कि वो किस तरह पैसे ले लेगा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट से। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब और वो शायद अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बात लेके जाएंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बात लेके जाएंगे। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जो प्राइवेट लोग हैं वो भी बड़ी कश्मकश में फंसे होंगे। मैं समझता हूँ कि एडिशनल सेक्रेटरी बजट जो हैं वो भी बड़ी परेशानी में फंसे होंगे। जो सेक्रेटरी बजट फाइनेंस हैं वो भी बड़ी परेशानी में फंसे होंगे, AGPR का भी। तो ये बहुत सारे लोगों को बहुत आपने कश्मकश में डाल दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कल ये लिखा हुआ था अदालत की जानिब से कि जो डिप्टी गवर्नर है स्टेट बैंक के और जो फाइनेंस डिवीजन के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि आप हुक्म दे दें तो फिर हमें फंड जारी करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अब किस बेसिस पे उन्होंने ये क्लेम किया था, लेट्स सी किस पे क्या होता है। लेकिन इस वक्त देखिए आसिफ अली जरदारी साहब आपकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो तो बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप अक्टूबर से आगे इलेक्शन लेके जाएं और कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी का जवाब ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपकी हुकूमत में कुछ लोग ये बात कर चुके हैं कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से मंतक ये है आपकी हुकूमत में इस वक्त लोगों की कि थोड़ा आगे जाए, शायद माशी हालात बेहतर हो जाए और फिर हम बेहतर पोजीशन में हो, या जो बजट दें अवामी रिलीफ बजट होगा ताकि फिर हम इस पोजीशन में हो कि अवाम में जा सके। आपको लगता है कि अक्टूबर तक सूरत हाल बहुत कोई तब्दील हो जाएगी, या फिर आपके लोग वाकई ये सोच रहे हैं कि नहीं ये मामला अक्टूबर से भी आगे लेके जाए हम? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी संजीदगी से अगर सोचे इस बारे में तो वो सोच सकता है कि अक्टूबर से आगे मामला जाएगा। अक्टूबर से आगे मामले जाने का बहुत ही कोई चांस मुझे नज़र नहीं आता। अक्टूबर से मामला आगे जाएगा तो सिविलियन हुकूमत फिर मुश्किल ही रहे, क्योंकि बगैर वोट के, बगैर मैंडेट के सिविलियन हुकूमत जो है उसकी मैंडेट तो अगस्त में एक्सपायर हो जाएगी। तो उसके बाद उनका सिविलियन हुकूमत का रहने का जवाब तो कोई भी नहीं है, नंबर एक। तो अगर अक्टूबर से मामला जाएगा तो फिर तो कोई मावरा आइन चीज़ ही होगी, वो नॉर्मल चीज़ नहीं होगी, सिविलियन चीज़ नहीं होगी, नंबर एक। जहाँ तक आपने बात की कि माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि माशी हालात पाकिस्तान के अगले 1-2 साल तक बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो वी आर ऑनेस्ट विद यू, आप इलेक्शंस करवा लें और अगर खान साहब भी जीत जाते हैं तो वो भी आके कोई, हमने देख लिया खान साहब की परफॉर्मेंस पिछले 3-4 सालों में, कि वो भी आके इस वक्त हल नहीं कर सकेंगे। ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं जो कि 20-25 साल पुराने हैं या शायद 75 साल पुराने हैं, ये अब एक बड़े कठिन जगह पे पहुंच गए हैं। हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना ये मुल्क जो है ये पटरी पे लाना अब, और इसके अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको नौकरियां देना, इसको तालीम देना, ये मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। और अब जब तक हम बहुत चेंज नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। और एक एडवेंचर तो करके देख लिया आपकी हुकूमत ने। अक्टूबर में इसाक डार साहब आए और उन्होंने कहा कि हम डॉलर को जो है 200 से नीचे लेकर दिखाएंगे। IMF प्रोग्राम दोबारा डीरेल हो गया और अब तक दोबारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है हुकूमत के लिए कि जो बजट अब वो पेश करें जून में, वो एक अवाम दोस्त बजट हो, कुछ उसमें रिलीफ दिया जाए, या आपको लगता है कि वो भी IMF बजट ही होगा और मुमकिन नहीं है कि उसमें कोई रिलीफ दिया जाएगा? ये वाली बात जो आपने शहजाद जिस पे गए हैं आप, ये मेरे ख्याल से बहुत इंतहाई ज़रूरी बात है और इंतहाई अहम बात इसलिए है कि मेरा ये ख्याल है, ये मेरी कयास आ रही है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि IMF भी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान जो बजट दे वो एक IMF बजट दे, ना कि वो बजट दे जिसको आप अवाम दोस्त कह रहे हैं, या जो वो बजट है जिसके आप एक्सपेंशनरी बजट दें जो IMF प्रोग्राम से आप हट के दें। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये IMF प्रोग्राम की तकमील के हमको हमको फ़ौरन दूसरे IMF के प्रोग्राम में जाना होगा। अब अगर दरमियान में आपने कोई ऐसा बजट दे दिया जिसमें आपने चीज़ें बांट दी, इलेक्शन बजट दे दिया जिसको आप कहेंगे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान संगीन दुश्वारी में फंस जाएगा, जो अभी है उससे भी ज़्यादा संगीन दुश्वारी में फंस जाएगा। तो IMF को भी इस बात का खदशा है और शायद इसीलिए IMF जो है वो भी कोई उजलत में नज़र नहीं आ रही, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त IMF बहुत ज़्यादती कर रही है। हुकूमत ने जो कुछ इक़दाम उठाए हैं वो भी खुद से जो कर सकती थी वो भी कर लिए, $3 बिलियन की और कमिटमेंट भी ले आई। अब IMF को फ़ौरन SLA कर लेना चाहिए था शायद, जो मेरी इंफॉर्मेशन थी कि दैट्स ऑल दे वांटेड। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि IMF जो है वो शायद बजट का कम से कम एक ड्राफ्ट देखना चाह रही होगी। 9th रिव्यू के लिए ड्राफ्ट देखना चाह रही होगी या 10th और 11th रिव्यू के लिए? देखिए, अब वो आप 9 का नंबर दे दें, 10 का नंबर दे दें, 9th रिव्यू ही है। हालांकि 9-10 भी साथ कर सकते थे वो लोग। आपके पास 10वें रिव्यू के भी नंबर आ चुके हैं, 11वें रिव्यू के तो नंबर नहीं आए हैं, वो अप्रैल के एंड में आएंगे। लेकिन मुझे इस वक्त नहीं लग रहा आज जो IMF की जो प्रेस रिलीज है उसके बाद कि ये अप्रैल की बोर्ड मीटिंग में, या अप्रैल में ये बोर्ड मीटिंग हो जाएगी जिसमें हमको ट्रांच आएगी, ये प्रॉब्ली मई तक बात जाएगी। ये जो आपने बात की है स्टेटमेंट की, जो IMF मिशन चीफ की स्टेटमेंट है, उसको कुछ लोग बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको गौर से पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वी वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान
वेलकम कर रहे हैं अनाउंसमेंट को, लेकिन जो आखिरी इसका हिस्सा है उसमें ये कहते हैं कि द IMF इज सपोर्टिंग दीज एफर्ट्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑब्टेनिंग द नेसेसरी फाइनेंशियल अश्योरेंसेस। यानी कि IMF को अब तक ये फाइनेंशियल अश्योरेंसेस नहीं मिली है, वो कह रहे हैं कि अच्छी बातें हो गई, उनको चाहिए अश्योरिटी, वो कब तक मिल जाएगी? नहीं, मैं इसको जरा डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। मैं गलती हो सकती है मेरी। मैं ये समझ रहा हूँ कि वो 3 बिलियन जो सऊदी अरब से 2 और UAE से 1 है, वो तो इनको पता चल गई है, वो तो इनको कह दिया गया है। सऊदी अरब के डायरेक्टर ने और इजिप्ट के डायरेक्टर ने, जो कि UAE को रिप्रेजेंट करता है, वो उनको कह दिया, उस पर बात खत्म हो गई है। वो 3 बिलियन पे अब बात नहीं रही है। जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बात कर रहे हैं, फिर ये गालिबन ये वो बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने शायद मैं कहा था कि हम कुछ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले आएंगे, दीगर जगहों से ले आएंगे, और अमेरिका और दीगर इदारों का ये बड़ा शौक है कि चाइना हमको फ्रेश मनी दे, कि जो इतने पैसे दिए उसके अलावा, और जो रीरोल कर रहा है उसके अलावा नए पैसे दे। तो ये शायद उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इनको हमको, और ये 3 बिलियन तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान के अकाउंट में उतर जाएं IMF की मीटिंग से पहले, लेकिन वो अगले 3 बिलियन की एश्योरेंस की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और इस वक्त जो हालात है वो किस तरफ जा रहे हैं, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर कोई इस वक्त पूछ रहा है। हमने कोशिश की है कि जो सिनेरियोज हैं, जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, अगर ये हालात जारी रहते हैं तो मामला कहाँ तक जाएगा, क्या हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में इलेक्शन की ताखीर पर वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी जंग अब पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान खुल्ला महाजराई की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ हुकूमत मुसलसल चीफ जस्टिस से आईनी तनाज़ात पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही है, मगर दूसरी तरफ चीफ जस्टिस हुकूमती मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, हुक्मनामा जारी करती है, लेकिन हुकूमत और पार्लियामेंट उसे मानने से इनकार कर देती है। पार्लियामेंट कानून साजी करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अमल दरामद रोक देती है। और अलमिया यह है कि सियासी और आईनी जंग का कोई इख्तिताम फिलहाल नजर नहीं आ रहा, जबकि इदारों के दरमियान ये डेडलॉक सियासी दर्जा हरारत बढ़ने और आईनी बहरान की संगीनी में मजीद इजाफा कर रहा है। हुकूमती वुज़रा सुप्रीम कोर्ट के मौज़िज़ जजेस का नाम लेकर उन पर तनकीद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भी कभी बेंचेस की तश्कील तो कभी फैसलों के जरिए हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिए जा रहे हैं। और अब सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि इस आईनी और सियासी बहरान के 4 मुमकिना मंजरनामे नजर आ रहे हैं। ये सारे मामला जिस तरफ जा रहे हैं उसके 4 एक्सपेक्टेड सिनेरियोज हम आपके सामने रखते हैं। इस आईनी और सियासी बहरान का नतीजा क्या निकलेगा, इसका पहला मुमकिना मंजरनामा तो यही है कि जो स्टेटस को है वो बरकरार रहे, यानी हालात जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरह चलते रहें। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत और इदारों को इलेक्शन करवाने, फंड्स और सिक्योरिटी देने के अहकाम देती रहे, मगर हुकूमत और पार्लियामेंट अदालती अहकाम की नाफरमानी जारी रखें और इसी महाजराई में अगले चंद माह गुजर जाएं और अक्टूबर आ जाए, और फिर देखना होगा कि अक्टूबर में भी आम इंतखाबात होंगे या नहीं। दूसरा मंजरनामा यह हो सकता है कि इदारों के दरमियान जारी कशीदगी इस हद तक पहुंच जाए कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल कर दे। मगर फिर सवाल यह होगा कि जो हुकूमत एक सूबे में इलेक्शन करवाने का अदालती हुक्म मानने से इनकारी है, वो हुकूमत तौहीन अदालत में सजा का हुक्म क्यों मानेगी और उस हुक्म पर अमल दरामद कैसे होगा। आइन का आर्टिकल 190 ये कहता है कि रियासत की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत के लिए फ़राइज़ अंजाम देंगे। मगर फिर सवाल यही है कि क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल को देख कर ये कहा जा सकता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी या दीगर इदारे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए आगे आएंगे या नहीं। क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन के मामले पर एक पेज पर हैं और वफाकी वुज़रा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट ने करारदाद पास की, हम पूरी तरह उसके साथ खड़े हैं और फेडरल गवर्नमेंट उस करारदाद की मौजूदगी में किसी किस्म की कोई अदरवाइज़ जो है वो डायरेक्शन देने को या अदरवाइज़ अमल करने को तैयार नहीं है। ये पैसे इलेक्शन कमीशन के पास पड़े रहें, ये स्टेट बैंक में पड़े रहें, ये वजारत ख़जाना में पड़े रहें, इन फैसलों के ट्रांसफ़र होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के 2 सतूनों के दरमियान है पार्लियामान और अदलिया, और इसके मामले में अदलिया के पास तीर हैं, हमारे पास अवाम का जिगर है जो पार्लियामान के पास है, तो लिहाजा वो तीर आजमाएंगे, हम भी जिगर आजमाएंगे। इस सियासी और आईनी बहरान के मुस्तकबिल का तीसरा मुमकिना मंजरनामा यह हो सकता है कि सियासी जमातों, पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान कशीदगी और डेडलॉक इस हद तक बढ़ जाए कि इस आईनी बहरान से निकलने का कोई हल बाकी ना रहे। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार ना हो, आइन की शिकों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई वक़्त ना रहे, और फिर इस डेडलॉक की
वजह से 1977 के बहरान की तरह तीसरे फरीक की मदाखलत हो और मुल्क में इमरजेंसी लग जाए। मुतअद्दिद वज़रा और हुकूमती रहनुमा भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं तो समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने के लिए एक हालात पैदा किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो एक इमरजेंसी, क्योंकि मेरा ख्याल है हुकूमत बड़ा पेशेंस से काम ले रही है। जबकि सियासी और आईनी बहरान का चौथा मुमकिना मंजरनामा वो है जो इस तनाज़े का वाहिद मुनासिब हल तो है, मगर ये रास्ता इस कशीदा माहौल में सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए तमाम सियासी जमातों और इदारों को सबसे पहले अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क में इलेक्शन के लिए तमाम फरीकैन आउट ऑफ कोर्ट हल की तरफ बढ़ें, आपस में बैठें और मुज़ाकरात करें और इलेक्शन के लिए अलग अलग तारीख के बजाय एक ही तारीख पर इत्तेफाक करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस आए और हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क में एक साथ इलेक्शन के लिए आइन में तरमीम की जाए, जिसके बाद एक नई हुकूमत नए मैंडेट के साथ इक़्तिदार संभाले और मुल्क को मौजूदा माशी, सियासी और आइनी बहरान से आज़ादी दिलवाए। और इस हवाले से आसिफ अली ज़रदारी और दीगर सियासी रहनुमा भी बात कर चुके। अक्टूबर में हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, जितनी जल्दी हो सके लेट्स एग्री। अच्छा, सारी पार्टीज बैठ के एग्री करें और जो डेट हो जाए, अक्टूबर से पहले की भी हो जाए, पहले हो जाए, बाद हो जाए, अगस्त में हो जाए, कोई उसका उस पर हमें नहीं, वन डे इलेक्शन। बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म से, वज़ीर कानून से मैं कहता हूँ आप ध्यान दे रहे हैं, आप आगे बढ़ें, अपना जो भी आपने वेन्यू देना है, दावत देनी है, असद उमर साहब यहाँ पे खड़े हैं, आप बात करें और हम तैयार हैं उसके लिए। आसिफ अली ज़रदारी भी ये कह रहे हैं कि डायलॉग ज़रूरी है। ये रास्ता कठिन और काफ़ी हद तक नामुमकिन ही सही, मगर मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए यही वाहिद हल है। वरना इसके अलावा सियासी जमातें शायद जोर ज़बरदस्ती करके अपनी वक्ती सियासी मकासद तो हासिल कर लें, लेकिन इस महाजराई का मुल्क को जितना नुकसान हो चुका है और मज़ीद जितना नुकसान होगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक। मोहम्मद मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, इस वक्त चाहे इकनॉमिक क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, इदारों के दरमियान तसादम हो, अपने इंतहा को पहुँच चुका है और सवाल ये उठ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। हमने कुछ मंजरकशी करने की कोशिश की है कि या तो स्टेटस को बरकरार रहे, तसादुम बरकरार रहे और फिर अक्टूबर तक हम किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएं और फिर वहां पे पता चले इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे आम इंतखाबात। दूसरा सिनेरियो ये है कि तमाम इदारे अपनी साख खो बैठे, ना आइन की कोई हैसियत रहे, ना पार्लियामेंट की, ना सुप्रीम कोर्ट की, और मामलात इमरजेंसी की तरफ चले जाएं। और तीसरा जो बेहतर सोल्यूशन है लेकिन नामुमकिन लगता है वो ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इदारे बैठ के कोई इलेक्शन की डेट पर बात करें, डायलॉग करें तमाम मसाइल को हल करने के लिए। आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? शहजाद, जो आपका मोस्ट डिज़ायरेबल ऑप्शन है वो लीस्ट लाइकली है। वो तो इम्पॉसिबल बात है कि तमाम लोग बैठें। आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने दोबारा वही बातें की। तो इसलिए वो तो लाइंस ड्रॉन है, एब्सोल्युटली लाइंस ड्रॉन है। सबसे ख़तरनाक जो सिनेरियो है वही सबसे लाइकली बनता नज़र आ रहा है। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई अभी जब ये इन कैमरा सेशन हुआ पार्लियामेंट का। आप उसमें नोट कीजिए जो बाद में के स्टेटमेंट भी इशू हुआ, ISPR से भी जो लीक्स भी अंदर से हुई, उसमें आर्मी चीफ की जितनी भी बातें थी वो पार्लियामान की बात हो रही थी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की, अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामान के थ्रू। एक भी जुमला में ऐसा नहीं सुना जिसमें हम कहें कि तमाम इदारे, रियासती इदारे, सबका एहतराम होना चाहिए। जुडिशरी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। सो आई थिंक वो मैसेज बड़ा क्लियर आया उस दिन कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ठुक के खड़ी भी है पार्लियामान के साथ और गवर्नमेंट के साथ। और जैसे अब तासुर यह बना हुआ है आम कि सुप्रीम कोर्ट, PTI और प्रेसिडेंट साहब शायद एक ब्लॉक लोग कहना शुरू हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामान और गवर्नमेंट दूसरा ब्लॉक कहना शुरू हो गए हैं। सो ये तो क्लियर है। एतजाज़ एहसन साहब की कमिटमेंट टू लीगल प्रोफेशन के बिल्कुल अबव बोर्ड है। वो जो उन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया था जैसे इफ्तिखार के, मैं आज भी उनका स्टेटमेंट सुन रहा था जो बहुत बारी वो कह चुके हैं। उनका बदकिस्मती ये हो गई है कि आप बेंच देख के फैसले का अंदाज़ा कर लेते हैं कि फ़ैसला क्या होगा। जजेस की आप देख रहे हैं, हिस्ट्री में कभी तारीख में ये नहीं हुआ। ये तो आपका कराची का आंटी पार्क बन गया। जो जजेस पार्क की बात हो रही थी कि जी वहाँ जजेस की आपस में गाली गलोच हो गई, सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ा उस पर क्लैरिफिकेशन। वी आर एन एब्सोल्यूट कियोस में है इस वक्त। कोई इदारे
बिल्कुल हर इदारा कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ है, चीफ जस्टिस भी कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल, पार्लियामान कंट्रोवर्शियल, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोवर्शियल, आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल, इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल। एक ही चीज़ है, बार बार मेरे प्रोग्राम में फवाद चौधरी भी आए हुए थे और उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने कहा जी अब तो जो भी इस मसले का हल है वो तो आर्मी चीफ के पास है, वही कर सकते हैं, और वो अगर एक कदम उठाएगी इस्टेब्लिशमेंट, हम 3 कदम उठाने पे तैयार हैं। सो जब ये सिचुएशन आ जाए कि खुद अपोजिशन गवर्नमेंट सारे उनको भी एक ही रुख में देख रहे हों, प्राइम मिनिस्टर ने भी जब उसके बाद फ़ौरन पार्लियामान में तकरीर की, डिफेंस मिनिस्टर ने तकरीर की, तो उन्होंने भी तारीफ़ें सिर्फ आर्मी क़यादत की। तो मालिक साहब, फवाद साहब जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ इनिशिएट कर सकते हैं और वो 1 कदम आगे बढ़ाएं, हम 3 कदम आगे बढ़ाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठने के लिए तैयार हैं तो इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक सालिस का कम से कम किरदार अदा कर सकती है इनको साथ बैठाने के लिए? हाँ, लेकिन वो सालिस वो होंगे ना अगर इमरान खान साथ भी क्रिटिसाइज करेंगे और एक ही जुमले में ये भी कहेंगे कि माफियाज एंड मिलिट्री, तो वो जो मिसट्रस्ट है वो बहुत बढ़ गया है। वो मिसट्रस्ट बीच में हटाने वाला कोई नहीं है। सो क़यादत में और खान साहब में बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है। और अक्टूबर में जो आपने एक मंजरकशी की है, बड़ी सीरियस एक पॉसिबिलिटी है कि जब ये अगस्त तक ये चीज़ खिंचे सेंटर वाली, और उसके बाद जो निगरान गवर्नमेंट बनेगी, आई थिंक उस निगरान गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन से शहजाद हमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि 60 दिन की है कि 600 दिन की है, कि कोशिश होगी 6000 दिन की, भी डोंट नो। लेकिन एज वी स्पीक मुझे क्वाइट फ्रैंकली ना तो मुझे पंजाब का इलेक्शन नज़र आता है, वो तो मुझे डेफिनेटली नज़र नहीं आता। आई होप मैं गलत हूँ, बिकॉज इस मुल्क का हाल इलेक्शन ही हैं, लेकिन मुझे होते नज़र नहीं आते। और मुझे तो बड़े सीरियस डाउट्स हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे। लेकिन मालिक साहब, आपने सुना होगा कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कल इंटरव्यू में तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से आगे तो इलेक्शन जा ही नहीं सकते, और जो ये सोच रहा है या तो वो बेवकूफ़ है या उसकी सोच बहुत छोटी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह कि उनके अपने इत्तेहादी जो हैं फजल रहमान साहब, PMLN में कई लोग ये इशारा दे चुके हैं कि इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो ये सोच रखता है छोटी सोच है, बेवकूफ़ है। नहीं, वो तो उनका इत्तेहादी और गवर्नमेंट ने कभी कहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो तो कहते हैं जो इलेक्शन नहीं करती वो पार्टी की सियासी मौत है। लेकिन हर दुनिया का एक्शन लिया जा रहा है कि इलेक्शन ना हो। अगर आज इलेक्शन हो जाए सारी बहस ख़त्म हो जाएगी ना, ये सारी बकबक ख़त्म हो जाएगी, सारी अनसर्टनिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन की बात नहीं करते। अगर एक दिन के इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर किसने रोका हुआ है इस इत्तेहाद को, इस गवर्नमेंट को, कि आप पहले रिजाइन करके वो जनरल इलेक्शन ऊपर मूव इन कर दें। आप कह रहे हैं कि पंजाब के इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन हमने खींच के अक्टूबर में लेके जाने हैं जिनमें आईनी गुंजाइश नहीं है। वो डेट आप पीछे ला सकते हैं जिसमें आईनी गुंजाइश है, तो नहीं आप ला रहे। तो इसका तो क्लियर मतलब है ना कि नो मैटर व्हाट हैपन्स आपने नहीं करना। और मुझे अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब का एक बयान याद है जिसमें उन्होंने ये भी कहा था, ठीक है जी, अगर कंटेम्प्ट में लोग जाते हैं तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। वो तो गवर्नमेंट गिराने के लिए भी तैयार हैं, वो हर कीमत उतारने पर तैयार हैं। लेकिन अब जो जुडिशरी में जितना गन पड़ गया, अब इस वक्त जितना कन्फ्यूजन हो गया, 2 आपके रेफरेंसेस, प्राइवेट रेफरेंसेस दाखिल हुए में जुडिशल काउंसिल में, हमें नहीं पता। टेक्निकली फायजीसा साहब भी एक रेफरेंस टेकअप कर सकते हैं, वो सीनियर मोस्ट जज हैं, उसको भी बड़ा कानून क्लियर है, ही कैन ब्रिंग दैट इनटू मोशन। चीफ जस्टिस उनके खिलाफ मोशन ला सकते हैं। सो एक इतना ज़्यादा मेहम है कि फ्रैंकली मुझे इसमें बड़ा सख्त खतरा नजर आता है जमहूरी निज़ाम के लिए। क्या खतरा हो सकता है जमहूरी निज़ाम के लिए मालिक साहब? अगर आप खुद ये बात कर रहे हैं कि कल पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था उसमें आर्मी स्टाफ वो बार बार पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे थे, अवाम की नुमाइंदगी की बात कर रहे थे, तो जब ये उनकी अप्रोच है तो फिर माजी में जिस तरह इमरजेंसी या मार्शल लॉज लगते रहे उसके इम्कान तो नहीं नजर आते। नहीं, लेकिन अब ये देखिए ना कि उनका रेफरेंस सिटिंग पार्लियामेंट की वो बात कर रहे हैं। सिटिंग पार्लियामेंट को ना चीफ जस्टिस कह चुके हैं, वो कहते हैं कि अधूरी पार्लियामान है। खान साहब मानते नहीं है। ये सारी चीज़ बॉयल डाउन कर जाती है कि जो मिसट्रस्ट है एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत और इमरान खान का, अगर तो ये कम हो गया, अगर इसमें कोई गारंटर पड़ गया तो इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो मैं जो आपकी बात से समझाऊं, आपको खदशा ये है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसको देखते हुए फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने दिन के लिए आया है। क्या वो 60 दिन के लिए आया है या 600 दिन के लिए आया है? मैं आपको एक चीज़ कह देता हूं, बिकॉज कुछ लोग पाकिस्तान आए भी, मुलाकातें भी हुई, वापस भी चले गए। एक जर्मनी से भी साहब आए थे।
अगर इकोनॉमिस्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर, उस इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो आप लिख लीजिए 60 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। और आपके ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज रेजिस्ट करेंगी, उसमें कामयाब हो सकेंगी? वी हैव नो आइडिया। हमें पीपल्स पार्टी की पोजीशन अभी समझ नहीं आ रही। पोजीशन पीपल्स पार्टी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, और वो हामिद के प्रोग्राम में तो उन्होंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी जवाब दिया। उन्होंने कहा अगला प्राइम मिनिस्टर सिंध से क्यों नहीं हो सकता। आई थिंक वो क्लियर स्टेकिंग अ क्लेम था कि, और उन्होंने कहा कि पहली बारी हमने शहबाज साहब को इसलिए किया कि लार्जेस्ट पार्टी थी तो उनका हक बनता था। अगर शहबाज साहब, एक सिनेरियो चौथा आप भी पेंट कर लेना, अगर शहबाज साहब डिस्क्वालीफाई कर देती, सुप्रीम कोर्ट बुलाती है कि जी आप पैसे देंगे नहीं देंगे, वो कहते हैं नहीं देंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर अगला हो जाता है, बिलावल भुट्टो हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी सेकंड क्लेम है। फिर क्या होगा? फिर बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा जिसका अभी फ्रैंकली आई डोंट नो कि उसका क्या उसके रेफरेंस होंगे उस अरेंजमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।